वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम मानीशंकर आयर साहब से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला फिर जारी रखते हैं। मानीशंकर आयर साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा ज़रा कि MFN की बात पाकिस्तान ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि भारत को अब तिजारत के लिए पसंदीदा मुल्क करार देने का ये फैसला कर लिया है। ये मुझे बताइए कि अब इससे और मज़ीद कितनी बेहतरी आएगी और MFN का फ़ायदा क्या, जो इंट्रा जो रीजन जो ट्रेड है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान के जो ट्रेड है वो किस हद तक फ्लरिश हो सकेगा और लोगों को क्या फ़ायदा पहुँचेगा? मैं 2 मिसाल के आधार पर बता दूं। हमारा जो ट्रेड था चीन के साथ 1988 में जब राजीव जी वहाँ गए तो $2 बिलियन का था। आज हमारे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर दुनिया में वही चाइना है, तो बढ़ सकता है। आप 1947-48 के तरह देखिएगा तो पाकिस्तान का ट्रेड हिंदुस्तान के साथ था 90% तक, और आज भी लगता है मुझे कि कोई 60% तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड हो सकता है। लेकिन इसके साथ मैं इस पर बहुत ज़ोर लगाता हूँ कि हमें जॉइंट वेंचर्स बनाने चाहिए, कि इन्वेस्टमेंट होना चाहिए हिंदुस्तान से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से हिंदुस्तान में। और न भूलिएगा कि बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जिसके एक सदस्य हिंदुस्तान में है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो गया, और दूसरे हैं यहाँ पाकिस्तान में जो वहाँ तक नहीं बढ़े। तो ख़ानदानी ताल्लुकात से ही हम ये जॉइंट वेंचर शुरू कर सकते हैं, जो कि हम चीन के साथ नहीं कर सकते। इसी बात से तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपकी दिल में चीज़ें होंगी कि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो वीज़ा का प्रॉब्लम है वो एक बड़ा हर्डल है। मेरा ये कहना है कि मनमोहन सिंह जी ने और मुशर्रफ साहब ने तय किया कि कश्मीर का हल निकलेगा जबकि हम उसको बॉर्डरलेस बना दें। मेरा ये कहने का है उसी को लीजिएगा और सारे इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को आप बॉर्डरलेस कर दीजिए, क्योंकि अजमल कसब साहिब ने तो कोई वीज़ा नहीं लिया मुंबई पहुंचने के लिए, तो हम क्यों खामे खाम आम आदमी को हम ऐसे तंग करते हैं? इससे कोई फ़ायदा दोनों मुल्क को नहीं मिल रहा है। और मैं ये कहूँ कि जो नवाज शरीफ ने कहा उसको हमें दोहराना चाहिए कि पाकिस्तान करे या न करे हिंदुस्तान ये वीज़ा निकाले। और नवाज शरीफ जी ने कहा कि जब मैं दोबारा वज़ीर आज़म बनता हूँ तब इंडिया करे या न करे मैं इस वीज़ा को हटाने वाला हूँ। अब ऐसे माहौल में इंडिया और नेपाल के बीच में कोई वीज़ा नहीं है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में तकरीबन कोई वीज़ा नहीं है, तो यहाँ हम ले आएँ कि कोई वीज़ा न हो, आप आएँ हम आएँ, आपको पढ़ने का है वहाँ, आपको सेहत के लिए आना हो वहाँ, आपके जर्नलिस्ट को यहाँ जाना हो या वहाँ जाना हो। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं और उससे हम इसको पूरा कर सकते हैं। मेरी वालिदा ने अपने शौहर को आखिरी बार देखा क्वेटा में, क्योंकि वो इंडियन आर्मी में थे और उनके सबसे करीब के दोस्त थे जनरल अयूब खान, और जब वो गए बर्मा तो उनका इंतकाल वहाँ हुआ। और मेरी सबसे छोटी बेटी जो है वो यहाँ कराची में पैदा हुई, तो मेरी सास यहाँ आई थी उसके लिए। तो मैंने फ़ॉरेन ऑफिस से कहा कि सुबह के फ़्लाइट में मैं क्वेटा जाऊँगा और मेरी सास को दिखाऊँगा वो जगह जहाँ की उन्होंने आखिरी मर्तबा अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर को देखा, और शाम के फ़्लाइट में हम वापस आ जाएंगे। अब मुझे बताया गया कि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आप क्वेटा नहीं जा सकते हो। तो इस किस्म की चीज़ हिंदुस्तान में भी होती है। ये एक हकीकत है, ये एक तवारीखी हकीकत है जिसको कि कोई कभी नहीं बदल सकता। पाकिस्तान बन चुका है और हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान रहेगा। तो आत्मविश्वास के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप कहिए कि हिंदुस्तान के साथ आपके रिश्ते बेहतर हुए, बजाय दुश्मनी की हमारे रिश्ते दोस्ती के बन जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मानीशंकर आयर साहब फ्रॉम वीव। और हमारे साथ मानीशंकर आयर साहब ने जो बात की उसकी जो समराइज फॉर्म यही था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेड की अगर बात है तो बड़े वेंचर्स क्रिएट करने चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि जो वीज़ा के इश्यूज़ हैं लोगों को यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आने के लिए उन वीज़ा इश्यूज़ को जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। ये थे मानीशंकर आयर जो कह रहे थे कि वाघा अटारी बॉर्डर पर कम से कम हफ्ते में एक बार अम की मेज लगनी चाहिए जिसमें दोनों अतराफ के लोग आएं, बैठें और मिल बैठकर बातचीत करें। लेकिन बदकिस्मती से ऐसे माहौल में अमन कैसे कायम हो सकता है जब भारतीय वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर कुछ कहें और दिल्ली पहुंचकर कुछ और। ऐसा ही कुछ मालदीव में होने वाली सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान और उसके बाद भी हुआ।
हमने देखा कि सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में तो भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह ने वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी को अमन की शख्सियत करार दिया। वापस नई दिल्ली पहुंचे तो ऑपोजिशन और भारतीय मीडिया हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गया। मनमोहन सिंह जी ने पैंतरा बदला और फरमाया कि उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं जाऊंगा जब तक वहां से मकबूजा कश्मीर में मुदाखलत खत्म नहीं होती। मनमोहन सिंह जी का तो वो हाल है कि रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत ना गई। भारतीय वजीर आजम की ये दो रुखी कोई नई बात नहीं है। अगर हम जरा माजी पर नजर डालें और कुछ अरसे पहले देखें तो मिस्र के सयाहती मकाम शर्म शेख में वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से जामे मुज़ाकरात का वादा तो किया, वापस पहुंचकर भारतीय पार्लियामेंट में उनके कान खींचे गए तो फौरन मुकर गए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये दोगली पॉलिसी अमन के करीब नहीं दूर करने का सबब बनती रही। हम इस मौजू पर साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी से भी बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिएगा हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। और व्यूअर्स, अब हमारे साथ लाहौर स्टूडियोज से मौजूद हैं साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। उनकी जानिब चलते हैं और उनसे जरा बातचीत करते हैं कि मनमोहन सिंह जी की जो दोहरी पॉलिसी है कि अगर भारत से बाहर हो तो उनका स्टेटमेंट कुछ और होता है, भारत पहुंचने के बाद स्टेटमेंट यकसर तब्दील हो जाता है। खुर्शीद कसूरी साहब, ये फरमाइएगा सबसे पहले कि मनमोहन सिंह ने मालदीव में वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी को अमन की शख्सियत करार दिया, जिस पर भारतीय मीडिया के एक हिस्से और खास तौर पे बीजेपी ने सख्त तनकीद की। वतन वापस आते ही मनमोहन सिंह जी ने तैयारे में ही बयान ये दाग दिया कि जब तक मकबूजा कश्मीर में मुदाखलत खत्म नहीं होती वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्या ये दोगलापन नहीं है? देखिए, मसला यह है कि ये एक तो अच्छी बात है अगर उन्होंने उनको मैन ऑफ पीस करार दिया है। उसका मतलब यह है कि उनके ख्याल में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामजन है, और ये कि कॉम्पोजिट डायलॉग जो हमारे दौर में जिसमें बहुत प्रोग्रेस हुई थी, और हमारे यहाँ तो खैर कश्मीर सियाचिन असर क्रीक पे भी हुई थी, तो वो ही उस पर सेटिस्फाइड है कम से कम कॉम्पोजिट डायलॉग पे जो प्रोग्रेस हो रही है। और उनका शायद ये दिमाग में होगा कि ये जो MFN का स्टेटस दिया गया है इस पे भी उनका शायद ये रद्द अमल हो। जहाँ तक ये कि उन पे तनकीद हुई थी तो पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, शर्म शेख में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन होता है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन होता है ऑपोजिशन गवर्नमेंट की जिस किस्म की आपस में पाकिस्तान में भी होता है और इंडिया में भी है कि अगर गवर्नमेंट कुछ भी करे तो ऑपोजिशन अटैक करने लगती है। हालांकि मैं ये नहीं समझता कि ज़रूरी है जमहूरियत के लिए कि ऑपोजिशन हर वक्त एतराज़ भरा एतराज़ करे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान इंडिया में यही माहौल है कि हुकूमत वक्त जो भी करेगी ऑपोजिशन उसका इख्तलाफ करे, उससे इख्तलाफ करती है। मेरा बुनियादी नुक्ता इसमें यह है, और मैंने सारी ज़िंदगी यही रखा है कि जो कौमी मामलात हैं उसमें पार्टी से बाला होकर सोचना चाहिए। लेकिन हमारे दौर में भी कुछ लोगों ने तनकीद बराए तनकीद की थी कि हुकूमत ये क्यों हल करने जा रही है। होता यह है कि बदनसीबी से जो अपोजिशन होती है वो ये समझती है कि अगर ये काम उन्होंने करना है तो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए, ये गवर्नमेंट को नहीं मिलना चाहिए। और बैन ही ये हुआ था बीजेपी के साथ कि बीजेपी ने प्रोसेस शुरू किया था, उसके बाद हुकूमत गिर गई और उसी प्रोसेस को कांग्रेस लेके आगे चल पड़ी। पहले तो ये लगा था कि शायद कांग्रेस उस प्रोसेस को अडॉप्ट नहीं करेगी, क्योंकि जब कांग्रेस अपोजिशन में थी तो वो खुद तनकीद कर रही थी जो बीजेपी हमारे साथ बातचीत कर रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट में आई तो कांग्रेस ने अपना रवैया बदला और साथ ही साथ जो उनके दौर में प्रोग्रेस हुई उस पर बीजेपी तनकीद करती रही। अच्छा कसूरी साहब, एक चीज और कि भारत की जानिब से कभी ढके छुपे अंदाज में और कभी खुल्लम खुल्ला ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान में फैसलों का इख्तियार जमहूरी हुकूमत नहीं बल्कि फौज के पास है, और भारत से ताल्लुकात के सिलसिले में भी सिविलियन हुकूमत कोई फैसला नहीं कर सकती। एक तो ये बताइए कि आज ये बदगुमानी किस हद तक दुरुस्त है और मामलात की बेहतरी इससे कितनी मुतासिर होती है? देखिए, मैं समझता हूँ एक इरेलेवेंट सवाल हो गया है आजकल के अगर तनाजुर में आप देखें तो इस हुकूमत ने तो अब इस पर तकरीबन यूनानिमिटी हो गई है। फॉरेन पॉलिसी तो छोड़ दी है इनके, अब तो जो
जो अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक डायलॉग है उसमें जनरल कियानी इफेक्टिवली लीड कर रहे थे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत इतनी नाअहल है और इन्होंने अपनी इतनी क्रेडिबिलिटी ख़राब कर लिया है, क्योंकि जब से ये आए हैं, हालांकि 3.5 पौने 4 साल इनको हो गए हैं, लेकिन हैरानी की यह बात है कि जब से इक़्तिदार में आए हैं हर तीसरे महीने प्रेडिक्शन होती है कि ये हुकूमत गिर रही है। और उसकी वजह यह है कि आप रोज़ अखबार अगर उठा लें तो उसमें कोई ना कोई करप्शन के स्कैंडल का जिक्र होता है। पाकिस्तान का आज़ाद मीडिया है। अब अगर हुकूमत ये भी समझती है कि उन पर गलत चार्जेस लग रहे हैं तो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं जो भी डील कर रही हैं हुकूमत के साथ, वो अनकम्फर्टेबल फील करती हैं अगर पाकिस्तान के सारे अखबारात और बड़े बड़े अखबारात हर तीसरे महीने प्रेडिक्ट करें कि गवर्नमेंट फ़लाने महीने में गई, फ़लाने में गई। आजकल फिर वही आप देख लें सूरत हाल है कि लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पता नहीं जी मार्च का इलेक्शन होगा, ये जो सेनेट का है, या उससे पहले ही कुछ मामला और हो जाएगा। चाहे ये हुकूमत अपने पूरे 5 साल कंप्लीट कर ले, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि ये बड़ी एक इनसिक्योरिटी ब्रीड कर रही है। और इंटरनेशनली मैं आपको अपने तजुर्बे पे बता सकता हूँ, कोई गवर्नमेंट कंफर्टेबल फील नहीं करती है ऐसी हुकूमत से डील करने में, कि जिनके बारे में उन्हें यह पता हो कि अगर हमने इनसे डील कर भी ली तो कल ये डिलीवर नहीं कर सकेंगे। इसलिए बुनियादी सवाल ये नहीं है कि मिलिट्री फैसले कर रही है, सिविलियन गवर्नमेंट फैसले कर रही है। बुनियादी सवाल यह है कि इस मुल्क में गवर्नेंस है या नहीं, और गवर्नेंस का फुकदान पाकिस्तान में अब बिल्कुल वाज़े हो गया है कि बहुत ज़्यादा है। कसूरी साहब, ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकरीबन हर मामले पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक के अलावा कोई ठोस चीज सामने नहीं आ पा रही। ये मरहला कब आएगा? नहीं, ये बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मैं तो अपने तजुर्बे पे आपको बता सकता हूँ, और मैं तो बल्कि इसको साबित कर सकता हूँ, और मैं अपनी किताब में इसको साबित करूँगा इंशाअल्लाह, जो जल्दी आएगी मंजर आम पे, कि जब मैं कह रहा था कि मसला कश्मीर सियाचिन सर्कल पे प्रोग्रेस हुई है, इससे अकेला मैं नहीं कह रहा, बैनुल अक़वामी मुदब्बिर इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, और तो और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको सपोर्ट किया। जब वो इलेक्शन में गए हैं आपके री इलेक्शन में, तो उन्होंने जो अपने मार्के गिनवाए हैं, अपनी उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट उन्होंने भारतीय कौम को दी थी इलेक्शन से पहले, उसमें एक ये थी कि जी हम मसला कश्मीर के हल के करीब थे। मैंने तो कई मरतबा इस बात को कहा है, और मैं दोहराऊँगा आपके चैनल के लिए कि हम हल्के के करीब थे। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए कि 85-90% के करीब जो डिटेल्स थी, मुजव्वज़ा एक जो आउटलाइन थी हल की, उस पर भी एग्रीमेंट हो गया था। और हमारा ये ख्याल था कि जब आएंगे मनमोहन सिंह साहब, जिनको हमारा ख्याल, हमने पहले उनको दावत दी थी 2006 के आखिर में, और फिर 2007 की मार्च में। 2006 के आखिर में उन्होंने ख़ुद पोस्टपोनमेंट की रिक्वेस्ट की, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान में 5 रियासतों में इलेक्शंस हो रहे थे, बशमूल यूपी जो सबसे बड़ी रियासत है हिंदुस्तान की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये ख़तरा था कि अगर ये हमने उनको पहले बुलाया और सियाचिन पे एग्रीमेंट हुआ और उसके नतीजे में राह हमवार हो गई मसला कश्मीर के लिए, तो शायद अपोजिशन उसको इलेक्शन इशू बनाए। तो अब ये कोई डाउट नहीं रहा, इसलिए मैं इसको सिनिकली नहीं देखता कि जी ये मामला ऐसे कैसे चलता रहेगा, इसी तरह चलेगा, क्योंकि बातचीत करनी बहरहाल बेहतर है। अगर मेरा तजुर्बा कम अज़ कम ये है कि पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात की नौइयत ये है कि या ये बेहतरी की तरफ गामजन होंगे या अबतरी की तरफ, ये स्टेबल नहीं रहेंगे। और अगर आपने बातचीत बंद की तो फिर ये अबतरी की तरफ इनका जाने का ज़्यादा ख़तरा है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमसे बात करने के लिए। और व्यूअर्स, बात हम कर रहे थे खुर्शीद महमूद कसूरी से। प्रोग्राम का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिएगा हमारे साथ।